फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। ठीक है, ये जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, स्टोरी जो बताई जा रही है, इस स्टोरी का सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। इसीलिए एक हाइपोथेटिकल विलेज, दैट मीन्स ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता है, बस एक विलेज जो हम सोच रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा विलेज है, उसके बारे में एक स्टोरी आपको पढ़ाई जाएगी ताकि आप वो कॉन्सेप्ट समझ सको। फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, ठीक है, जबकि अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे लिमिटेड स्केल पे ही करे जाते हैं, बहुत ही लिमिटेड लेवल पे। ठीक है, ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है कई तरह के रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। इन जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है इनमें कई तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, मैन मेड आइटम जो हम खुद डेवलप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ह्यूमन एफर्ट जो हम अपना ताकत जो लगाएंगे, ठीक है ना, और मनी, पैसा हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the villages. जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे हमें ये चीज़ समझ में आएगा कि किस तरीके से ये अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं वो डिज़ायर्ड गुड्स और सर्विसेज को पाने में। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन। पालमपुर जो है वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस, काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है, जो आसपास के गांव हैं, शहर है उनसे। राजगंज एक बड़ा विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट, एक रोड जो है कनेक्ट करती है विलेज को, ठीक है ना, टू राजगंज। मतलब जो पालमपुर का विलेज है एक रोड जाती है जो सीधा राजगंज जाती है, और कई सारे नियरेस्ट स्मॉल टाउन जो है शाहपुर के वहाँ की तरफ जाती है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम, जब हम इस रोड से निकलते हैं तो कई तरह के बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज वगैरह हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि जैगरी यानी कि गुड़ से भरे हुए होते हैं या अदर कमोडिटीज़, ठीक है ना, जिन्हें लोग मोटर व्हीकल्स और मोटरसाइकिल, जीप और ट्रैक्टर वगैरह पे ट्रक्स में ले जा रहे होते हैं एक गांव से दूसरे गांव। ये इस विलेज में पालमपुर में करीब 450 फैमिलीज़ हैं जो कि अलग अलग कास्ट को बिलोंग करती हैं। 80 जो है अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, ठीक है ना, जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द लैंड को कैरी कर रखा है। उनके घर जो है काफ़ी बड़े हैं, ब्रिक्स के बने हुए हैं, सीमेंट की प्लास्टरिंग हो रखी है। जो एससी या दलित स्केल है वो 1/3 पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है ना, और जो कि वो लोग कहाँ रहते हैं, अब पूरे गांव के एक कॉर्नर में ही उनकी एरिया है, वो लोग वहीं रहते हैं। उनके छोटे घर हैं जो कि मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं। मैनी ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, कुछ घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, बिजली की पावर्स वगैरह हैं। इलेक्ट्रिक पावर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर्स वो ट्यूबवेल्स में यूज़ करी जाती है फील्ड में पानी वानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, और उसे कई तरह के स्मॉल बिजनेसेस में भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है, ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है यानी कि दवाइयों की दुकान जहाँ पे जो बीमार लोग हैं उनको ट्रीट किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम। ये जो डिस्क्रिप्शन है, जितना हमने बताया कि 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, तो यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जहाँ पे रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, स्कूल, हेल्थ सेंटर, सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो स्टोरी है पालमपुर की वो एक इमेजिनरी विलेज की है, ठीक है, जो हमें अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में सिखाएगी जो विलेज में होती हैं। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। विलेजेस में
मोस्टली इंडिया के विलेजेस में जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी रहती है। जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी जिन्हें हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, उसमें क्या क्या आ जाता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ट्रांसपोर्ट करना एक सामान को दूसरी जगह, शॉपकीपिंग, छोटी छोटी दुकानों में अपना सामान रखना, ठीक है। और क्या क्या आ जाएगा हमारा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और वी शैल लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम दोनों ही एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ जनरल चीज़ें सीखेंगे प्रोडक्शन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो जो एम होता है प्रोडक्शन करने का वो ये होता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो चार मेन रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि पानी, फॉरेस्ट, मिनरल्स वगैरह, ठीक है ना, जो नेचर से मिलेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है लेबर, ठीक है ना, मतलब लेबर कौन, जो काम करेगी। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं, किसी में कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि मैनुअल वर्क कर लें, सामान को इधर से उधर उठा के रखने का, किसी में दोनों तरह के लोग चाहिए होते हैं। और तीसरी रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल की, पैसा लगाना पड़ता है क्योंकि हमें इनपुट्स खरीदने पड़ेंगे हर स्टेज पे, प्रोडक्शन की हर स्टेज पे हमें सामान खरीदना पड़ेगा। तो सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लैंड भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। लेबर को भी पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे नेसेसरी क्या चीज़ है? पैसा, कैपिटल। और अदर आइटम्स क्या है जो कि फिजिकल कैपिटल में आता है? एक तो ये पैसा, मनी तो है ही। दूसरी चीज़ टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब। टूल्स मशीन्स जो है मतलब कुछ सिंपल मशीन्स भी हमें चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि फार्मर प्ला करे। और कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी चाहिए जैसे कि जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर, ये सब, ठीक है ना। जो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। अब इसे फिक्स कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैसा हम एक बार में ही लगाएंगे, हम हर साल ये पैसा नहीं लगाने वाले हैं। लॉन्ग टाइम के लिए हम एक बार ही इन पे खर्च करते हैं, दैट इज नोन एज, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद बात होती है रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड। तो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होगा, प्रोडक्शन बिना रॉ मटेरियल के तो हो ही सकता है। जैसे कि वीवर को यार्न की चाहिए होता है, और जो पॉटर होता है उसे क्ले की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए। कुछ मनी की ज़रूरत होती है इस प्रोडक्शन के पेमेंट करने के लिए। भाई हम प्रोड्यूस करेंगे तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, लेबर को काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो हर किसी को पैसा देंगे तो वो पैसे के मतलब हमें मनी चाहिए वो पेमेंट्स करने के लिए। जो रॉ मटेरियल मनी हैंड है वो वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। क्यों अब इन्हें वर्किंग कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूसली इन पे खर्चा होता ही रहता है, साल में भी कितनी बार हो जाए कुछ कह ही सकते हैं, ठीक है। अनलाइक टूल्स और मशीन्स एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप, ये लगातार यूज होती ही रहती हैं। चौथी रिक्वायरमेंट भी है, you will need knowledge and enterprise to be able to put together land। अब लैंड और मनी, ठीक है ना, लैंड हो गया, मनी हो गया, लेबर हो गया, ये तीन आप ले आए। आपके पास लैंड है, आपके पास मनी भी है, आपके पास लेबर भी है, पर उस काम को करने की अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे वो काम करोगे, कैसे दूसरों से वो काम करवा लोगे? तो इन कामों को, इन सारे रिसोर्सेज को, रिक्वायरमेंट्स को एक साथ लाने के लिए हमें वो नॉलेज की ज़रूरत होती है, दैट इज फोर्थ रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसे आज के टाइम में क्या कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं लैंड, लेबर और फिक्स कैपिटल यूज किया जा रहा है। जिस मशीन पे काम हो रहा है दैट इज फिक्स कैपिटल, जो पर्सन काम कर रहे हैं वो लेबर, और जहाँ पे काम हो रहा है वो लैंड, ठीक है ना। हर प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है? जब हम जिस लैंड पे काम कर रहे हैं, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को जब मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं एक सही प्रोपोर्शन, एक सही रेशो में, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। जैसे हम अभी
रीड करेंगे स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में, तो हम पहले 3 फैक्टर्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फार्मिंग इन पालमपुर, अब बात करते हैं फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में। लैंड इज फिक्स, फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। 75% जो लोग हैं वो इस पर डिपेंडेंट है, अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। वो फार्मर्स भी हैं और फार्म लेबरर्स भी हैं। गुड फार्मिंग फार्मर्स और फार्म लेबरर्स दोनों कह सकते हैं, ठीक है। फार्मर्स और फार्म लेबरर्स में क्या अंतर है? फार्मर्स हो सकते हैं मतलब अपनी लैंड पे वर्क करने वाले। फार्म लेबरर्स होगा कि हमारी खुद की लैंड नहीं है, हम किसी और की लैंड पे वर्क कर रहे हैं, तो फार्म लेबरर्स। The well-being of these people is closely related to the production of the farms। जो इन लोगों की जो well-being है कि कितना ये कमा लेंगे, ये रिलेटेड है उनका फार्म की प्रोडक्शन से, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना ही अच्छा इनकी लाइवलीहुड होगी, और जितना कम प्रोडक्शन हो पाएगा, जितना बुरा प्रोडक्शन होगा, उतना ही इनका लाइवलीहुड का जो स्टेटस है वो गिरता जाएगा। But remember that there is a basic constraint in raising farm production। लेकिन ध्यान रखना है कि एक बेसिक कंस्ट्रेंट आता है फार्म प्रोडक्शन को रेज करने में, उठाने में हमेशा आया है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स। जो लैंड एरिया होता है हमारा, जिस लैंड पे हम उसे बढ़ा या घटा नहीं सकते, वो अक्सर फिक्स ही रहता है। सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 से पालमपुर में देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। जिस लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है उस लैंड पे 1960 से कोई उसमें उस लैंड को बढ़ाया नहीं गया है। बाय देन तब से सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड टू, पर बाद में जो वेस्ट लैंड्स वगैरह जो खराब पड़े हुए हैं विलेज में, उन्हें कन्वर्ट किया गया कल्टिवेबल लैंड्स में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड, क्योंकि वहाँ पे इतना एरिया है ही नहीं कि हम दूसरा नया दूसरी जो नई लैंड है वो खरीदे प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि कल्टीवेशन हो सके। जो स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड को मेजर करने की, वो हेक्टेयर की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड को मेजर करने की, वो हेक्टेयर है। दो इन विलेजेस यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट। जैसे कि हम विलेजेस में जो लोग होते हैं आपस में बात ऐसी नहीं करेंगे कि हेक्टेयर्स में लैंड है, वो बोलेंगे, वर्ड्स जो यूज करेंगे बीघा, घंटा। अब उसके बाद मतलब बीघा, घंटा, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, वो हेक्टेयर नहीं कहते हैं। एक हेक्टेयर में एरिया ऑफ 1 स्क्वायर आ जाता है विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर इंटू 100 मीटर करके एक स्क्वायर पूरा ये जो एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा कोई तरीका है कि लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है, अब उस लिमिटेड लैंड से हम ज़्यादा ग्रो कर सके? In kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh। जिस तरह की मतलब कुछ अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं और जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंग पालमपुर जो है वो एक वेस्ट रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब उत्तर प्रदेश की जो एक वेस्टर्न पार्ट का एक ऐसा विलेज है जिसमें वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाता है और अलग अलग तरीके से कल्टीवेशन, अलग अलग फैसिलिटीज का यूज करके कल्टीवेशन करता है। ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर। हर तरह की जो लैंड है वो कल्टीवेटेड है पालमपुर की। कोई ऐसी लैंड नहीं है जो बेकार पड़ी हुई हो, वहाँ पे खराब पड़ी हुई हो। रेनी सीजन में खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, ठीक है ना। ज्वार और बाजरा उगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। रेनी सीजन में किस तरह की क्रॉप्स उगती हैं? ज्वार और बाजरा में। ये जो प्लांट्स जो उगाए जाते हैं इन्हें कैटल्स की फीडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये कल्टीवेशन जो होती है उसके बाद इसके मतलब ये ज्वार और बाजरा हो गया। अब इसके बाद कल्टीवेशन होती है पोटैटो की, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। विंटर सीजन में राबी की सीजन आ जाती है विंटर में, तो फील्ड्स जो हैं उनमें क्या उगाया जाता है? वीट उगाया जाता है। फ्रॉम द वीट, अब जो वीट उगता है उससे क्या करते हैं फार्मर जो है, काफ़ी वीट जो है अपनी
फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है उसे मार्केट में राजगंज में बेच देते हैं। ठीक है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। जो कुछ पार्ट है, जो लैंड एरिया का कुछ पार्ट जो है उसे शुगर केन के लिए भी डिवोट किया गया है, यानी कि कुछ लैंड पे वो लोग गन्ने भी उगाते हैं जिसे साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन जो है रॉ फॉर्म में और एज जैगरी सोल्ड टू ट्रेडर्स शाहपुर। जो वो शुगर केन जो उगाते हैं वो कच्चा जो गन्ना जो होता है सीधा वो शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं उनको बेच देते हैं। जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है कि क्यों फार्मर जो है ये डिफरेंट क्रॉप्स को उगा पाते हैं एक ही साल में अलग अलग तरह की क्रॉप, वो इस वजह से क्योंकि पालमपुर में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का। ठीक है। इसका जो मेजर इम्पैक्ट जो पड़ा है, इट्स मेजर वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है। पालमपुर ने मतलब इसमें ये है कि फार्मर्स जो है कई सारे क्रॉप्स इस वजह से उगा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप सिस्टम है इरिगेशन का। अब ये वेल डेवलप सिस्टम ऑफ इरिगेशन कैसे आया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी टाइम से पालमपुर में है और इलेक्ट्रिसिटी के होने की वजह से एक अच्छा खासा सिस्टम ऑफ इरिगेशन वहाँ डेवलप हो पाया है। Persians wheels were till then used by the farmers to draw water from the wells and irrigate small। जो पर्शियन व्हील्स हैं तब तक मतलब उस टाइम पे क्या यूज़ करे जाते हैं, फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि वो कुएं में से पानी निकाल सके और स्मॉल फील्ड को इरिगेट कर सके। और जो बड़ी बड़ी फील्ड्स होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ट्यूबवेल्स यूज़ करे जाते हैं जो फील्ड को इरिगेट करने के लिए। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। लोगों ने ये बात नोटिस करी, एक तरफ तो छोटी जगहों पे पर्शियन व्हील का यूज़ किया जा रहा है छोटी छोटी लैंड को इरिगेट करने के लिए, और एक तरफ बड़ी बड़ी फील्ड्स जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक के ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जा रहा है पूरी फील्ड को इरिगेट करने के लिए। तो लोगों ने कंपेयर करके देखा कि बड़े एरियाज में ज़्यादा पानी पहुँचाया जा पा रहा है और कम टाइम में काफ़ी इफेक्टिवली ये काम हो रहा है। जो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, पहले कुछ ट्यूबवेल्स जो है गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवाए। धीरे धीरे फार्मर्स ने सेटिंग अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स सेटअप करना शुरू कर दिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1970 के बीच में एंटायर कल्टिवेटेड एरिया मतलब 200 हेक्टेयर का पूरा एरिया अच्छे से इरिगेट होने लगा क्योंकि वहाँ पे उनके पास अपने इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स अवेलेबल थे। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। ये बात ध्यान रखने वाली है कि हम ये जो बात कर रहे हैं हमें हर विलेज में देखने को नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। जो एरिया जो कोस्टल रीजन के आसपास आते हैं वो वेल इरिगेटेड रहते हैं। ठीक है ना। और जो बाकी के एरियाज है, प्लेट्यू रीजन्स जो है जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत कम रहती है। जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है कंट्री का वो 40% से भी कम है आज के समय में। इन द रिमेनिंग एरिया, बाकी के बचे हुए एरियाज में फार्मिंग जो है लार्जली रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट रहती है। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे टिक कर लेना। एक ही साल में एक ही लैंड पे कई तरह की क्रॉप्स को उगाना, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये काफ़ी कॉमन वे है प्रोडक्शन बढ़ाने का एक लैंड पे, क्योंकि हमारे पास लैंड लिमिटेड है पर हमारे पास फैसिलिटी है और नॉलेज है, तो हम उस फैसिलिटी और नॉलेज का यूज़ करते हुए कई तरह की क्रॉप्स को उगा सकते हैं एक ही लैंड पे एक ही ईयर में। जितने भी फार्मर्स है पालमपुर पे वो कम से कम 2 मेन क्रॉप्स तो उगाते हैं। Many are growing potato as a third crop in the past 15 और मेनली दो तो उगती हैं, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स तो उगती हैं और कुछ लोग पोटैटो को भी एज अ थर्ड क्रॉप उगा रहे हैं 15 to 20 ईयर्स के। अगर हम जो रिकॉर्ड है उसको नोटिस करें तो उसके बाद यहाँ से हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।